So, the last topic, फ्यूचर आपको कल समझ में आ गया होगा बच्चों। इजी लगा होगा फ्यूचर। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। इलिस्ट्रेशन 4, आपको 500,000 पाउंड रिसीव होने वाले हैं जून के महीने में, और अभी फरवरी चल रहा है। फरवरी की स्पॉट रेट ये है 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.65, जबकि जून के फ्यूचर का आज जो प्राइस चल रहा है वो 1.65। अच्छा, ये प्राइस सेम लकीली दे रखें, ये सेम होना कोई जरूरी नहीं है। एक लॉट जो है वो 62,500 पाउंड का है। अब हम यूएस के हैं और हमें पाउंड में पैसा आना है, यानी हमारी फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर है। उस रिस्क को कवर करने के लिए हम फ्यूचर लेंगे। अब 500 पाउंड डिवाइडेड बाय 62,500 अगर हम ये करते हैं तो इससे एग्जैक्टली 8 लॉट या 8 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास आएंगे। अब अच्छे से समझ लो, अगर हमें पैसा फ्यूचर में आने वाला है तो हम आज ही उसे सेल करके रख लेंगे। यानी फ्यूचर में जून में पाउंड अगर आने वाले हैं तो पाउंड का जून का फ्यूचर आज ही बेच लो, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। यानी आपको उस आज कितना है, 1.65 का एक पाउंड है, तो 500,000 डिवाइडेड बाय 1.65 पाउंड, ये पैसा आपका सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा कि इतना ही आएगा। देखेंगे कैसे। अगर 1.65 डॉलर से नीचे रेट चली भी गई पाउंड की तो भी 1.65 आएगा, ज्यादा हो गई तो भी आपकी जेब में 1.65 ही आएगा। यही है फ्यूचर से आप अपने को कैसे हेज करते हैं। अब आपने क्या किया, 8 कॉन्ट्रैक्ट आपने फ्यूचर के ले लिए। कैसे निकाला? 500,000 डिवाइडेड बाय 62,500 इज 8 कॉन्ट्रैक्ट, और 1.65 का सेल कर दिया आपने। अब बात खत्म हो गई। अब जब जून आएगा तो जो आपने सेल किया हुआ है उसे आप बाय करोगे। उस समय रेट है 1.7। तो बच्चों 1.7 की जब रेट आई तो आप बोलोगे कि आपके पास 62,500 इंटू 8 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 0.05, क्योंकि रेट क्या हुई, एक पाउंड जहां पहले 1.6 में आ रहा था अब एक पाउंड 1.7 में आ रहा है, यानी आपको लॉस हो गया, क्योंकि आपने सेल कर रखा था, आपको बाय करना पड़ेगा। $25,000 का आपको लॉस हो गया, बट ये फ्यूचर से आपको लॉस हो गया। बट क्योंकि आपके पास जो पैसे आएंगे ये फ्यूचर से आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अगर मान लो आपने फ्यूचर नहीं लिया होता तो आपको $25,000 का फायदा होता। कैसे? 1.6 से 1.65 से रेट 1.7 आ गई, तो आप क्या करते, 500,000 इंटू 1.7, $850,000 का आपके पास पैसा आता। जबकि ऐसा फेब्रवरी में आपके लिए पैसा कितना था, 825, यानी 25,000 आपको ज्यादा मिलते अगर आपने हेज नहीं किया होता तो। बट आपको ये पता थोड़ा ना था, अगर 1.65 से रेट 1.6 हो जाती आपको नुकसान हो जाता, उसी के लिए आपने हेजिंग करी थी। तो यहां तो आपको फायदा हो गया, लेकिन फ्यूचर आपको नुकसान दे गया। यही रेट अगर 1.65 की जगह 1.60 हो जाती तो आपको 855 825 की जगह 8,000 मिलते, 25,000 का लॉस आपको यहां होता, लेकिन 25,000 का फायदा फ्यूचर के कारण हो जाता।
इसी का जस्ट उल्टा आप तब करना जब आपको पेमेंट देना हो। जब पेमेंट देना हो तो आप फॉरेन करेंसी का वो फ्यूचर बाय करके रख लेना। फिर फ्यूचर की जो डेट आएगी उसको वापस सेल करना। सेल पर आपको फायदा नुकसान होगा और दूसरी तरफ वो जो पेमेंट आपको देना है उसमें आपको फायदा नुकसान, उस फायदे नुकसान से कंपनसेट हो जाएगा। खत्म कहानी। ऑप्शंस बिल्कुल फॉरवर्ड की तरह होते हैं, लेकिन एक चीज अलग होती है। यहां पर जो प्रीमियम पे करता है उसको राइट मिल जाता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती। बट वही आपका जो रेट है वो फिक्स हो जाता है, जिससे कि आपके करेंसी के प्राइस में मूवमेंट होने से आपको नुकसान नहीं होता। फायदा भी नहीं होगा बट नुकसान भी नहीं होगा। सो अ कंपनी कैन देयरफॉर एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर उसके फेवर में मूवमेंट जाएगा तो उसको एक्सरसाइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है अगर उसका फायदे में है तो, और उसको लैप्स हो जान देना है। स्पॉट रेट इज मोर फेवरेबल। और आपको भाई कब, जब फेवरेबल मूवमेंट आ जाए या आपको एक्सचेंज करेंसी जो है उसकी जरूरत ही ना हो। इसमें आपकी डाउनसाइड रिस्क एलिमिनेट हो जाती है। डाउनसाइड रिस्क को आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करके एलिमिनेट कर देते हो, बट देर इज स्टिल अपसाइड पोटेंशियल फ्रॉम लेटिंग द ऑप्शन लैप्स। लेकिन ये वर्ड याद रखना, दोनों लाइन है। डाउनसाइड रिस्क, अभी क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। शायद है ही नहीं इसका क्वेश्चन, क्योंकि आपकी एफ आर उसमें पढ़ाएगा एएफएम के अंदर। डाउनसाइड रिस्क को एलिमिनेट कर दिया जाता है ऑप्शन एक्सरसाइज करके, और अपसाइड है तो ऑप्शन को आप लैप्स होने दे देते हो। ऑप्शन तब यूजफुल होते हैं जब अनसर्टेनिटी होती है टाइमिंग की, और एक्सचेंज रेट ज्यादा वॉलेटाइल होती है। वही, एक पुट के होते हैं, कॉल के होते हैं। पुट कब, राइट टू सेल करेंसी, यानी जब आपको पैसा आना है, फ्यूचर में पाउंड आने हैं, तो आप पुट लेके रख लो। सॉरी, पैसा जाना है तो पुट लेके रख लो, और पैसा आना है तो कॉल लेके रख लो। राइट टू बाय मतलब आप फ्यूचर में बाय करोगे, राइट टू सेल मतलब फ्यूचर में सेल करोगे। टू टाइप ऑफ है क्वेश्चन है इसके ऊपर, बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। ओवर द काउंटर ऑप्शन फ्रॉम बैंक। देखो, ऑप्शन बैंक के पास भी होते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से टेलर मेड बनवा सकते हो। टेलर मेड मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एक एक्सचेंज पे भी ऑप्शन ट्रेड होते हैं, लेकिन उनका लॉट साइज फिक्स होता है। तो जनरली छोटी और मीडियम साइज कंपनियों के लिए बैंक के टेलर मेड ऑप्शंस काम के होते हैं, और एक्सचेंज में बेसिकली बड़ी कंपनियों बनी बड़ी कंपनियां ट्रेड करती हैं फॉर करेंसी ऑप्शंस के लिए। लीजिए, एक यूके का एक्सपोर्टर है, उसको 25 मिलियन 3 महीने बाद आने वाले हैं। 3 महीने का ऑप्शन, पुट ऑप्शन। नहीं, मैंने सही बोला था आपको। अगर पैसा आने वाला है तो आप पुट ऑप्शन लेके रखेंगे, और अगर पैसा जाने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन लेके रखेंगे। मैंने पहली बार में सही बोला था आपको। अब एक बात बताओ, आप पूरे 25 मिलियन का एक पुट ऑप्शन
जिसका एक्साइज प्राइस 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5 है। अच्छा, यूके का एक्सपोर्टर है, तो यूके के एक्सपोर्टर के लिए डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी। 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5 है। $25 मिलियन आने वाले हैं। अच्छा, ये जो प्रीमियम है ये आपका खर्चा है। 30,000, 25 मिलियन के लिए को सेफगार्ड करने के लिए $25 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.5, सॉरी इंटू, हाँ, $25 मिलियन डिवाइडेड बाय $1.5 अगर है आपका, तो यानी ये पैसा आपका फिक्स हो गया। 25 मिलियन डिवाइड बाय 1.5 करके This देख लो, note article. यानी ये पैसा है आपका जो आप आज ही 30,000 का प्रीमियम पे करके सेव कर लो, फिर भले मूवमेंट कुछ भी हो जाए। अब आपसे दो चीजें पूछिए, अगर 1 पाउंड 1.6 का हो गया तो क्या होगा, 1.4 का हो गया तो क्या हो गया? खत्म बात। ये देखो, ये लिखा हुआ है, डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट डॉलर पाउंड रेट गिव द हाईएस्ट डॉलर रिसिप्ट। द प्रीमियम इज पेड नो मैटर व्हाट सोर्स शुड बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। जो प्रीमियम आप पे करोगे उसका कोई मतलब नहीं कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो या ना करो, ये प्रीमियम तो आपने पे कर दिया, ये आपका खर्चा है। अब आप अगर स्पॉट रेट 1.6 आ गई, मैं आपको समझाना चाहता हूं। $25 मिलियन डिवाइडेड बाय $1.5, एक्चुअल में देखा जाए तो ये पैसा आपको मिलना था। अब इसकी रिस्क थी, इफ प्राइस मूव्स टू 1.6, बात को समझना, समझना, तो आपको यही पैसा मिलता। इसकी जगह ये मिलता, नुकसान हो जाता ना। सो इफ प्राइस मूव्स अप, प्राइस मूव्स अप, अब बेसिकली समझ जाओ, पाउंड हमारी होम करेंसी है, डॉलर हमारी फॉरेन करेंसी है। पाउंड जो है वो मजबूत हुआ है, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। तो हमको जो फ्यूचर में पैसा आना है, पाउंड अगर एप्रिशिएट हो गया, तो अगर कोई पेमेंट फ्यूचर में आना है तो हमें नुकसान होगा। सो लॉस होगा ड्यू टू एक्सचेंज, बट सिंस
we have taken a put option, क्योंकि आपको उस 3 महीने बाद करेंसी बेचनी थी, right to sale. Since you have taken a put option, and price is not favorable, you will not going to exercise the option, and your payment will be secured to 16.67 million pound, but at a cost of $30,000. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसलिए इसने क्या कहा, अगर स्पॉट रेट 1.6 हो गई तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे 1.5 पर ही, मतलब आप जो है वो कहोगे भैया मेरे तो 16.67 ही मिलने हैं मेरे को, और आपकी 30,000 की कॉस्ट हो जाएगी, और 30,000 की अगर आपकी कॉस्ट हो गई, but at a cost of 30,000, so net receipt will be 16.67 million minus 30,000 means 0.30 million, ये हो गया आपका 16.64 million pound. If price moves to $1.4, तो अब आपके फेवर में हो गया $25 million divided by 1.4, फायदा हो जाएगा आपको पाउंड. So if price fall down means पाउंड डेप्रिशिएट, तो आपको फायदा है ना. अगर फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होती है और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो पेमेंट अगर आने वाला है, रिसिप्ट आने वाली है, तो हमें फायदा होता है. सो इफ प्राइस मूव्स टू मूव्स पाउंड डेप्रिशिएट एंड डॉलर, सॉरी गलत बोल गया, हाँ, पाउंड डेप्रिशिएट एंड डॉलर एप्रिशिएट. Excuse me, sir. हाँ, ऊपर गलत लिखा हुआ है बेटा मैंने. Yes, sir. पाउंड एप्रिशिएट एंड डॉलर डेप्रिशिएट. सो अगर प्राइस मूव हुआ और फॉल्स डाउन, पाउंड डेप्रिशिएट हुआ और डॉलर एप्रिशिएट हुआ, सो आपको प्रॉफिट होगा ड्यू टू एक्सचेंज, एंड वी हैव टेकन अ पुट ऑप्शन, यानी राइट टू सेल
we will exercise the option and you will receive the payment कितना 17.85714 कर देते हैं, 86 कर देते हैं, 86 million pound again, but at a cost of डॉलर नहीं है, वो पाउंड है। साइन नहीं लिख के मैं वो लिख रहा हूं, बट एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000 pound. So net receipt will be 17.86 million minus 0.30 million equals to 17.56 million pound. चेक कर लीजिए, 86 है वो, पॉइंट ये 03 होगा यार, .03। मैं ये देखूंगा इतना ज्यादा खर्चा कैसे लग रहा है ये। तो 17 पॉइंट, ऊपर भी यही करेक्शन होगा 83। ये तो मैंने सही लिख दिया 16 पॉइंट। यहां तो मैंने मिस्टेक जो करी थी वो ये करी थी, बट क्वेश्चन सही लिख दिया था। ये 16.67 माइनस 0.03, 16.64। ये देख लीजिए। तो ऑप्शन में आपको फायदा हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, साहब बोल दिया। नो कैलकुलेशन विल बी आस्क्ड ऑन डेरिवेटिव प्रोडक्ट इन द एग्जाम इफ यू चूज टू टेक एएफएम। तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा, मैंने कहा ना, इसलिए इसको थोड़ा जरूरत नहीं है। चलो, TYU10, spot exchange rate is the rate today for exchanging one currency for another for immediate delivery. Yes. स्पॉट का मतलब इमीडिएट डिलीवरी पर आपको एक्सचेंज रेट एक करेंसी की। रेट टुडे फॉर एक्सचेंजिंग वन फॉर अनदर, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट नहीं, ये स्पॉट नहीं होता, ये फ्यूचर होता है। ये लोकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो सी और डी तो बिल्कुल ही खारिज हो गए। सी और डी तो स्टेटमेंट ही गलत है। पहला स्टेटमेंट जो है वो स्पॉट रेट का है और दूसरा फ्यूचर का है। ठीक है बच्चों। नाउ, परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर मैंने आपको बताया था, एक एप्पल चाहे मैं यूएसए में खरीदूं, एक एप्पल मैं इंडिया में खरीदूं, वहां डॉलर जा रहा है और यहां पर क्या जा रहा है, रुपये जा रहा है। लेकिन एप्पल के लिए हमें वो प्राइस मैच हो जाएगा, किससे? इन्फ्लेशन से। द concept that the same good should sell for the same price across country after exchange rates are taken into account। खत्म। सही है ना? बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं।
ये कॉन्सेप्ट दैट इंटरेस्ट रेट अक्रॉस कंट्री विल इवेंचुअली डू द सेम, ये इंटरेस्ट पेरिटी थ्योरी थी, IRPT। स्पॉट और फॉरवर्ड करेंसी की एक्सचेंज रेट के बीच में रिलेशनशिप निकालना, अरे करेंसी की, इसको पीपीटी थोड़ा ना बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट, एन इराकी कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव इंडियन रुपी इन 1 ईयर टाइम। समझ जाओ, इराक की कंपनी है, उसको इंडियन रुपी मिलने वाले हैं, तो उसके लिए दिनार जो है वो फॉरेन करेंसी और इंडिया की जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी है। 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 19.68 इराकी दिनार। बच्चों 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 19, यानी कि आपकी डायरेक्ट रेट है। फॉरेन करेंसी उस इराकी कंपनी के लिए फॉरेन करेंसी रुपीज है, तो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, वो डायरेक्ट रेट होती है। कंपनी could borrow in rupee at 10% or in dinar at 15%। तो इंटरेस्ट रेट फॉरेन करेंसी की 10% है और होम करेंसी की 15% है। फॉर्मूला आपको याद है? बिल्कुल याद है, इंटरेस्ट रेट पेरिटी थ्योरी का, ये वाला फॉर्मूला। काउंटर करेंसी यानी फॉरेन करेंसी, बेस करेंसी यानी होम करेंसी। SO 19.68 स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस 0.15 अपॉन 0.1, 20.57, यानी 58 प्रॉक्स। आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट, अ फॉरवर्ड एक्सचेंज एंड इमीडिएटली फर्म एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, इज फॉर द परचेज और सेल ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ स्टेटेड फॉरेन करेंसी। यस। इज एट अ रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, बिल्कुल जिस समय कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय रेट एक्सचेंज की फिक्स हो जाती है। लो साहब, फॉर परफॉर्मेंस एट अ फ्यूचर टाइम विच इज एग्रीड व्हेन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल 1 2 3 4 चारों बातें का मतलब ही फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है। ऑल ऑफ द अबव। Is the underlying transaction gives you dash denomination in foreign currency. The general principle behind a money market hedge state that you need an equivalent liability. Answer आएगा asset. If the underlying transaction gives you asset denominated in foreign currency, the general principle behind a money market hedge state that you need an equivalent liability. आपको इक्विवेलेंट लायबिलिटी किसके लिए चाहिए होती है? एसेट के लिए। अगर यहाँ लिखा होता है इक्विवेलेंट एसेट, तो यहाँ क्या बोलते हैं अपन? लायबिलिटी। खत्म। लीजिए बच्चों, अपन ने आज जो क्वेश्चंस करे, कल तक के तो अपन ने समझ लिए थे। 10th 11th 12th 13 14 15 अपन ने करा। 10th का आंसर ए था, बिल्कुल था। 11th का आंसर भी ए था, बिल्कुल था। 12th का बी था, बिल्कुल 20.58 था।
13 का डी था, बिल्कुल था, चारों ऑप्शन सही थे। और 14 का आंसर बी था, एसेट। हाँ या ना? सो बी, डी, बी, ए है ना, ये चारों ऑप्शंस, पांचों आंसर मेरे सही निकले। आपको भी समझ में आ गए होंगे, और इस तरह से एक लंबा चैप्टर और सबसे टिपिकल चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल चैप्टर खत्म हुआ। अब जिसने फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क काफी इजी लगेगा, और ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप आज पूरे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को अच्छे से पढ़ के फिनिश करोगे और पूरा कंप्लीट कर लोगे। मैं अभी थोड़े देर में आपको ये लास्ट लेक्चर भी शेयर कर लूंगा, ठीक है? इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आपका एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा, बट बहुत बड़ा नहीं है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। जैसा मैंने कहा था, आधे घंटे का लेक्चर है, 45-30 मिनट्स में फिनिश हो गया। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आपने जो चैप्टर 5 की एक्सेल शीट डाली थी उसमें सिर्फ 2 ही टी वाई की उसके